बड़ी खबर आज की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर और कश्मीर को लेकर ठीक 1 घंटे के बाद बैठक होने जा रही है। सबसे बड़ी बैठक है ये और कश्मीर के नेताओं के साथ 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद ये बड़ी बैठक हो रही है। पीएम आवास पर 3 बजे सर्वदलीय बैठक है जिसमें लगभग सभी दल के नेता शामिल होंगे जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कश्मीर पर सभी दलों से चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर इसमें बात होगी। जम्मू बीजेपी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले जो हलचल हुई वो भी आपको बता देते हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी बैठक की है इस बैठक से पहले, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने किनारा कर लिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपने कार्यालय में बैठक की कश्मीर के नेताओं के साथ। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं जो सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब वक्त ज्यादा नहीं है। ठीक 1 घंटे के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 1 घंटे तक बात कर चुके हैं इस बैठक से पहले आज ही। और आपको बता दें कि अजीत डोभाल भी उसमें मौजूद थे और मनोज सिन्हा भी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेके हाउस सज्जाद लोन पहुंच गए हैं। कश्मीर पर बैठक में शामिल होंगे सज्जाद लोन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं सज्जाद लोन और वो भी अब पहुंच गए हैं दिल्ली, जहां वो बैठक में शामिल होने के लिए अब पहुंचे हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाउस सज्जाद लोन पहुंचे हैं। कश्मीर पर होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं सज्जाद लोन। सज्जाद लोन अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। J&K हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और 3 बजे से जो बैठक होने वाली है उस बैठक में वो भी पहुंचेंगे। कश्मीर पर हो रही इस बैठक में तमाम उन नेताओं को, पार्टियों को न्योता दिया गया है जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तमाम उन नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करना चाहते हैं। कश्मीर के भविष्य पर बात होने की उम्मीद पूरी है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान माजिद, उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भट्टी साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ ही देर में। और अनुराग दीक्षित को आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, 1 घंटे का अब वक्त मुश्किल से बच गया है, 3 मिनट निकल गए हैं, यह बैठक शुरू होने जा रही है। उससे पहले क्या अपडेट है? जी विद्या, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 60 मिनट का तकरीबन वक्त बचा है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये पीछे ठीक मेरे प्रधानमंत्री आवास, जहाँ पर जो तमाम नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है जम्मू कश्मीर भवन से फारूक अब्दुल्ला के घर से यहाँ तक आने में, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते अभी यहाँ पर सन्नाटा है, अभी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं। मुश्किल से 3 बजने से 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जो हलचल है वो यहाँ पर दिखेगी। यानी अभी हमें लगभग आधे घंटे का इंतजार और यहाँ करना होगा उस हलचल को देखने के लिए जो जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर। किस तरीके के मुद्दे होंगे इसको लेकर अभी तक 2 बज चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यास लगाए जा रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने कुछ देर पहले कहा था कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार के लिए कि वो एक सामंजस्य स्थापित करे। ये उन तमाम नेताओं को भी समझना होगा जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आ रहे हैं कि वो दरअसल में किस एजेंडे पर आ रहे हैं। 370 को लागू करना, हटाना, 35 को लागू करना, हटाना, बहुत पानी बीत चुका है। 22 महीनों में वो स्थितियां नहीं रही हैं कि उस पर चर्चा भी हो। ये अलग बात है, जैसा तहसीन अभी कह रहे थे, तहसीन पूनावाला, कि देखिए मामला सब जुडिस है, उस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बात नहीं करनी चाहिए तो दिग्विजय सिंह क्यों पाकिस्तान के पत्रकार से कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 370 को लागू करने पर, उसकी बहाली पर हम विचार करेंगे। ये भी उनको भी समझना होगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन यहाँ की जो बात करने की बात करती है, फिर कश्मीर के तमाम वो नेता या पार्टियां जो 370 बहाली की बात करते हैं वो क्यों करते हैं, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा और अवधेश जी ने भी कहा कि अब इन मुद्दों पर तो बात होनी नहीं है, बात तो होनी है आगे भविष्य को लेकर कि आगे जम्मू कश्मीर में किया क्या जाए, वहां पर क्या हो सकता है आगे, उस पर बात होनी है। इकबाल सिंह लालपुरा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इकबाल सिंह जी। वेलकम जी।
वेलकम जी, वेलकम। इकबाल जी, अभी एक उहापोह की स्थिति तो यही है कि बात क्या होगी। हालांकि बहुत सारी बातें साफ भी हो चुकी हैं अलग अलग बयानों से कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं बैठक में, उनका एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है? शांति, विकास और लोकतंत्र, ये हमारे 3 मुद्दे हैं और उस मुद्दे में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सबको मालूम है। अनुच्छेद 370 35A पे कोई बात हो नहीं सकती। अब कोई गुंजाइश नहीं है, जो उसका विलय हो चुका है। तो ये हमारा स्टैंड है, बहुत छोटी सी बात है और ज्यादा नहीं है, इसी के में ही बात होगी। जी ठीक है सर। उस्मान माजिद साहब, क्या अब जरूरत है कि ये बैठक जो हो रही है उसमें 370 35A पर बात हो, या फिर जैसा कि लालपुरा साहब कह रहे हैं कि भाई विकास की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, आगे क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे? देखिए, जहां तक इस बातचीत का सवाल है, हम इसको खुशाइन कदम देते हैं और समझते हैं कि इससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा जिसका असर रियासत यूटी के अवाम पे पड़ेगा और यूटी पे पड़ेगा। जहां तक 370 की बात है, कल केंद्रीय सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि 370 पे बात नहीं होगी। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कोई 370 की बात करे। आगे बढ़ने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां हम खड़े हैं वहां पीछे नहीं जा सकते हैं, आगे बढ़ना है। और जिस पार्टी ने 370 को अबॉलिश किया है, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 370 हमें वापस दे? उनके पास एक दो मुद्दे थे जो उनने कर लिए, और जैसे कांग्रेस ने भी अपने वक्त में किया और बीजेपी ने भी किया है। अब हमने वो चीजें देखनी है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे का रास्ता हमारा जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत पहुंचे। तरक्की की बड़ी जरूरत है, शांति की बड़ी जरूरत है, और रियासत को उस ग्रिड पे, यूटी को उस ग्रिड पे लाना है जो पहले जो कई 1-2 साल से जिस ग्रिड से हम उतर चुके हैं, जिसको 370 के ऊपर बात करनी है। देखिए, हमारी पार्टी ने, जो अपनी पार्टी है, मेरी पार्टी, हमने ये कहा है कि जिस दिन एब्रिगेशन ऑफ 370 का 35 का हुआ, तो उस दिन हमने कहा है कि अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हमने पार्टी लॉन्च की मुख्तलिफ पार्टियों से निकल के, कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से और बाकी छोटे मोटे ग्रुपों से निकल के एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई है जिसका नाम अपनी पार्टी है, और अल्ताफ बुखारी साहब इसको हेड कर रहे हैं। हमने उस वक्त बोला कि जो कुछ निकलेगा दिल्ली से निकलेगा। आप भूल जाए कि पाकिस्तान वगैरह बाकी जितने भी चीजें हैं, हमने प्रधानमंत्री से बात करना है, हमने होम मिनिस्टर से बात करना है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है कि दिल्ली से बात की। ठीक है अवधेश जी, हेलो, ठीक है माजिद साहब, ठीक है, आपकी बात पूरी हुई, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अवधेश जी, ये तो अच्छी बात है जो माजिद साहब कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने या एक पार्टी ने, एक सरकार ने जो डिसीजन लिया उससे वो पीछे तो जाएगी नहीं। इसीलिए अच्छी बात तो यही होगी कि आप ये कहें कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए, उससे अच्छी बात तो ये होगी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें, और उन्होंने बुलाया है तो बैठकर आप बात भी करें, और आगे का जो रास्ता है वो भी आप तैयार करें कि कैसे जम्मू कश्मीर में विकास की बहाली हो। देखिए, मैंने पहले बताया कि जिस पहले से तैयारी के साथ सुनियोजित तरीके से 370 हटा था, 151 केंद्रीय कानून वहां लागू हुए, करीब 60 प्रादेशिक कानून खत्म करे गए, अनेक कानूनों में संशोधन, बहुत चीजें बदल गई है। वहाँ मानवाधिकार आयोग के कानून लागू हो गया, अल्पसंख्यक आयोग कानून, सब नहीं थे पहले। तो इतने व्यापक परिवर्तन के बाद कोई सोचे कि अब कोई पीछे हट जाएगा और फिर से जैसे 1957 से शुरुआत हुई थी उसके बाद विशेष कानून की वहां आएगा, तो ये तो वो कल्पना करता रहे अपना। इस समय जो कश्मीर की आवश्यकता है, देखिए पहला क्या है कश्मीर के लिए, हमेशा एक एजेंडा रहा है देश का भी कि सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोई भी कानून या व्यवस्था तभी हो सकती है सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दूसरा यह है कि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया हो, लंबे समय तक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू न रहे, और वो राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हो, तो उसके लिए भी आधार बनाया गया। पंचायत चुनाव हुआ 2 स्तरीय। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में 1993 में देश भर में 3 स्तरीय पंचायत कानून लागू हुआ, लेकिन वहाँ फारूक अब्दुल्ला और ने लागू ही नहीं किया, तो यह कानून लागू हुआ। वहाँ डीडीसी के चुनाव हुए, 3 स्तरीय लागू हो गया है। अब इसके बाद अगला है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह विधानसभा करके अभी चलाया जाए, या उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
तो उसमें आप देख रहे हैं कि जब गृह सचिव आ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आ रहे हैं, तो जाहिर है सिक्योरिटी पर कुछ बात तो होगी उसमें। तो वो इस पर बात होनी है और इन सब के विचार जानेंगे। ये नहीं है कि अब कश्मीर मसले का आपके क्या विचार है, कैसे समाधान करें। जो लोग समस्या के कारण है वो समाधान के कारण नहीं हो सकते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की समस्या का कारण नहीं है, ठीक है तो सर। उससे समाधान पर क्या ठीक चर्चा है। हो सकती है? मोहम्मद एक अमीन अंतिम साहब। बात नहीं, एक अंतिम बात विद्या, जी सर, बहुत जी सर। पाकिस्तान की बहुत चर्चा हो रही है। जब 5 अगस्त 2019 को ये संविधान भारत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, तो 6 अगस्त को राष्ट्रपति ने वहां संसद की बैठक बुलाई, वहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी आपात स्थिति में मीटिंग होती है वो बुलाई, और उसने कहा भारत से हम सारे संबंध खत्म करेंगे, राजनयिक को वापस बुला लिया, 5 कदम उठा दिए, सुरक्षा परिषद ले जाएंगे, सुरक्षा परिषद ले गया। तो वहां सब जगह मुंह की खाया है, तब उनसे हमको क्या बात करनी है? अब तो 370 के बाद देश समझ ले, कश्मीर समझ ले और दुनिया समझ ले कि पाकिस्तान से इस कश्मीर के विवाद का अंत हो गया है। अब बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर का होगा। और मेरा अपना मानना है कि जैसे 24 सीटें आरक्षित है, एक राज्यसभा सदस्य पीओके के तहत नामित जो है सरकार को करना चाहिए और ये कदम उठाना चाहिए आगे समय में। ठीक है सर। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद अमीन साहब, अब एक चर्चा ये भी है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और उसको आगे बढ़ाने में क्या कोई अड़चन भी है या अड़चनें दूर हो चुकी हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं और एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूंसीज का अलग अलग से हिसाब किताब देखना कि वो किस एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की है तो उनको हटा के दूसरी तरफ किया जाता है। अब पहली बार वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन का जो प्रक्रिया चालू की गई थी, वो कमीशन ने काम जो नोटिफिकेशन हुआ था वो 6 मार्च 2020 को हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त जो है ये देश में ये कोरोना काल चल रहा था और बड़ी स्थिति गंभीर थी, इसलिए क्या है कि इस कमीशन का जो एक्सटेंशन कर दिया गया 1 साल और के लिए, और ये इसमें एक ही मीटिंग हो पाई थी। इसमें क्या है, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई, और उसमें सुशील चंद्रा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एज ए कमिश्नर मेंबर थे, और के शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन J&K के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं वो इसमें चंद्रा भूषण कुमार साहब, और उसके बाद है हमारे सेक्रेटरी KN बहार जो डीलिमिटेशन के इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं। इसका 1 साल का टेन्योर था कि इसको कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि ये चल रहा था प्रॉब्लम कोरोना की, इसलिए इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और आपको ये बड़ी खुशी होगी कि संविधान के हिसाब से पहली बार ये कश्मीर के अंदर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सीट देने की बात हुई है और उसका रिजर्वेशन होगा, और ये पहली बार हुआ है। एससी तो थी लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं थी, ये पहली बार किया, और 7 सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। पहले 83 सीट थी जो अब 90 हो गई हैं, और इनका पूरा परिसीमन चल रहा है और पूरी प्रक्रिया हो रही है। अब इसी के साथ हमारा इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है इस स्टेट में इलेक्शन करने के लिए। और इसके साथ एक चीज और बता दें, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जिसमें फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे जो एसोसिएट मेंबर होते हैं वो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको भी बुलाया गया था। अगर चूंकि असेंबली है नहीं वहां पर तो इसलिए असेंबली के मेंबर होते हैं, लेकिन इसकी वजह से एसोसिएट मेंबर जो 5 मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। एक ही बार मीटिंग हुई है, अब दोबारा और मीटिंग होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ठीक है। पद्मश्री रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ। रविंद्र कुमार जी, गाहे बगाहे कुछ लोग हैं ऐसे जो संविधान की आड़ में लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि संविधान को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर में जो किया गया सो किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भले ही है, लेकिन ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं कि उनको किस मौके से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन पर निशाना वो साध सकें। तो ऐसे लोगों को आज जब जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए बैठक हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो 370 अनुच्छेद है,
ये अगर आप इसकी भूमिका ही पढ़ें तो ये अस्थायी है, संक्रमणकालीन है। तो ये कुछ समय के लिए था, कोई परमानेंट ऐसा था नहीं। अब जो स्टेप ले लिया भारत सरकार ने, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग अब इसकी कोई महत्ता है नहीं, अगर वहाँ है भी अभी 370 तो अब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये निष्प्रभावी है। अब जो लोग राजनीति करते वो उन तक उनकी बात है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। अब सही बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल संतुलन क्षेत्र का बना करके सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार अब इस दिशा में आगे प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सबको उन्होंने बुलाया है, सबको साथ लेकर के सलाह मशवरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इन लोगों को अब राजनीति बंद करनी चाहिए। कोई पाकिस्तान का कोई अब इसमें स्थिति है नहीं। अब बात सही है, अवधेश जी कह रहे थे वो भी ठीक है, अभी एक और मित्र कह रहे थे वो भी बिल्कुल सही बात है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ का आम जन स्वतंत्रता और समानता के लिए समान रूप से भागीदार हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक जितने पहलू उनकी सबकी मजबूती से आगे बढ़े, यही है और इसके लिए ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। ठीक है सर। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, देखिए बैठक तो होने जा रही है और वक्त ज्यादा बचा नहीं, अब लगभग 45 मिनट का वक्त बच गया है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को बैठक में बुलाया गया है उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो 370 को लेकर बयान दे चुके हैं कि वापस 370 बहाल किया जाए। और महबूबा मुफ्ती तो कह चुके हैं कि कश्मीर के नेताओं से आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के नेताओं से भी बात कर लीजिए। तो ऐसे लोगों से क्या बातचीत संभव है? बातचीत का मुद्दा क्या है, इसको सामने रख के बात होगी। जो प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से सबको बुलाया है, सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन मुद्दा जैसे मैंने आपको कहा, केवल विकास, अमन, शांति, स्वतंत्रता, लोगों के विचारों की, लोगों को अपनी बात कहने की, यही रहेगा। डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश की जाए? जो 370 है वो तो पुरानी बात हो चुकी है, दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। उसके बारे में विचार करने की तो कोई बात ही नहीं है। एजेंडे के बिना कोई बात करता है तो हम वहां देखते हैं, सुनी जाएगी। एक खबर आपको बता देते हैं तस्वीरों के साथ। देखिए अब से कुछ ही मिनट के बाद अब ये बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक शुरू होने से पहले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सीधे चलते हैं, अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त पीएम आवास के बाहर। अनुराग, कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको पहुंचता हुआ? देखिए विद्या, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, अभी भी लगभग वैसी ही तस्वीर नज़र आ रही है। हलचल बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 30 से 40 मिनट का वक्त मुश्किल से बचा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो अभी हलचल है वो नहीं है। और उसके पीछे की वजह बेहद साफ़ है, क्योंकि यहाँ से उन तमाम नेताओं के घर या आवास जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ से यहाँ तक आने का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत नज़दीक हैं। लिहाजा 3 बजने से 10 या 15 मिनट पहले जो हलचल यहाँ पर दिखेगी वही आपको नज़र आएगी। उससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हलचल है वो नज़र नहीं आती है। हालाँकि सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा बस केवल बढ़ाया गया है। लेकिन एक अहम बात जो आप अभी चर्चा कर रहे थे वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। 370 हटाने की बात या 370 की बहाली की बात जो अलायंस कर रहा है, ये दर्शकों को समझना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, जिसको जस्टिस रंजना देसाई हेड कर रही हैं, उसमें 5 सदस्य भी हैं जो लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें जितेंद्र सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उसमें मोहम्मद। ठीक है अनुराग, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो आपके पास लौट कर आएंगे।